भाग 2 भारतवर्ष में रॉकेटों का विकास और अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता। नमस्ते दोस्तों, इसरो की यात्रा के दूसरे भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे एक सपने ने जन्म लिया और भारत ने अंतरिक्ष में अपने पहले कदम रखे। अब हम उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, जहां इसरो ने अपने खुद के रॉकेट विकसित करके अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ी छलांग लगाई। यह रॉकेटों के विकास की कहानी है, जो भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का आधार बने। प्रारंभिक भारतीय प्रक्षेपण यान SLV-3 और ASLV का सफर। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 10 अगस्त 1979 को रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड RTP के साथ लॉन्च किया गया था। यह 4 चरणों वाला रॉकेट था, जिसमें ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता था। लेकिन दुर्भाग्य से यह तकनीकी खामी के कारण असफल रहा और रॉकेट समुद्र में गिर गया। यह भारत के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे सीखने के अवसर के रूप में देखा। इस असफलता की पूर्ण जिम्मेदारी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ली थी, जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति बने। वह भी उस समय इस परियोजना का प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में एक हिस्सा थे। उन्होंने कहा था कि जब भी आप फेल होते हैं तो जिम्मेदारी टीम लीडर लेता है, और जब आप सफल होते हैं तो पूरी टीम को श्रेय दिया जाता है। यह कथन इसरो की मानवीय गुणों और संवेदनाओं से परिपूर्ण संस्कृति और उनके कर्तव्य बोध को दर्शाता है। इसके ठीक एक साल बाद 18 जुलाई 1980 को SLV-3 के द्वारा रोहिणी उपग्रह RS-1 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। भारत अपने स्वयं के रॉकेट द्वारा उपग्रह लॉन्च करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया। SLV-3 ने 1979 से 1983 के बीच कुल 4 लॉन्च किए, जिसमें 62.50% की सफलता दर थी। इस रॉकेट ने भारत को अंतरिक्ष प्रक्षेपण की बुनियादी बातें सिखाईं और अब यह सेवानिवृत्त हो चुका है। इसके बाद ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV कार्यक्रम के तहत 1987 से 1994 के बीच 4 विकासात्मक उड़ानें संचालित की गई। 24 मार्च 1987 को ASLV D1 मिशन विफल रहा, लेकिन इसरो ने हार नहीं मानी। इन शुरुआती विफलताओं के बावजूद इसरो ने इन यानों के कई विकासात्मक उड़ानें जारी रखीं, जो एक क्रमिक विकास दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रत्येक विफलता को मूल्यवान डेटा और सीख के रूप में उपयोग किया गया, जिससे जोखिमों को प्रबंधित करने और जटिल प्रणालियों को चरणबद्ध तरीके से सिद्ध करने की इसरो की क्षमता उजागर हुई। इन शुरुआती अक्सर चुनौतीपूर्ण स्वदेशी प्रयासों ने ही इसरो की बात की बड़ी सफलताओं के लिए आवश्यक मूलभूत ज्ञान, बुनियादी ढांचा और मानवीय विशेषज्ञता का निर्माण किया। ASLV की सफलता दर 37.5% थी और यह रॉकेट भी अब सेवानिवृत्त हो चुका है। PSLV इसरो का कार्यकर्ता प्रक्षेपण यान और उसकी सफलताएं। अब बात करते हैं इसरो के कार्यकर्ता ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV की। यह इसरो द्वारा विकसित एक अत्यधिक विश्वसनीय और लागत प्रभावी प्रक्षेपण यान है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा और उच्च सफलता दर के कारण इसे ये उपनाम मिला है। PSLV उपग्रहों को सूर्य तुल्यकालिक, भूस्थिर और नेविगेशन कक्षाओं सहित विभिन्न कक्षाओं में ले जाने में सक्षम है। इसमें 4 चरण होते हैं, जिनमें ठोस और तरल ईंधन का उपयोग होता है, जो इसे विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए उपयुक्त बनाता है। PSLV ने साल 1993 में अपनी पहली उड़ान PSLV D1 में सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याओं के कारण विफलता का सामना किया। लेकिन इस एक असफलता के बाद PSLV ने अपनी विश्वसनीयता साबित की है, जिसकी सफलता दर लगभग 94.5% रही है। 63 PSLV लॉन्च में से 59 सफल PSLV लॉन्च किए गए। PSLV का उपयोग चंद्रयान 1 2008 और मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 2013 में भारत के सबसे प्रतिष्ठित
मिशनों में किया गया है। 15 फरवरी 2017 को PSLV C-37 ने एक ही मिशन में 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह एक अद्भुत उपलब्धि थी, जिसने दुनिया को इसरो की क्षमता का लोहा मनवाया। इन 104 उपग्रहों में से 101 विदेशी ग्राहक उपग्रह थे, जिनमें इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के उपग्रह शामिल थे। PSLV ने अब तक विदेशों से 51 भारतीय उपग्रहों और 237 ग्राहक उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिससे पिछले 5 सालों जनवरी 2018 से नवंबर 2022 में लगभग 1100 करोड़ रुपए की आय हुई है। PSLV की उच्च विश्वसनीयता और लागत प्रभावशीलता ने इसे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बना दिया है, जो भारत की कम लागत उच्च प्रभाव रणनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। GSLV और LVM-3 के द्वारा भारत का भारी पेलोड की ओर कदम। ध्रुवीय कक्षाओं में छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने में महारत हासिल करने के बाद इसरो ने भारी पेलोड, विशेष रूप से 2 टन भार वाले संचार उपग्रहों को भूसमकालिक स्थानांतरण कक्षा GTO में स्थापित करने के लिए भूसमकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV को विकसित किया। यह भारत की स्वदेशी उपग्रह लॉन्चिंग क्षमता का प्रतीक है। GSLV मार्क 1 रूसी क्रायोजेनिक स्टेज के साथ और GSLV मार्क 2 स्वदेशी CE 7.5 क्रायोजेनिक इंजन के साथ जैसे संस्करणों ने भारत को भारी उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम बनाया। हालांकि GSLV के विकास में भी चुनौतियां थीं। GSLV-D3 GSAT-4 15 अप्रैल 2010 स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की विफलता के कारण असफल रहा। शुरुआत में रूस से प्रौद्योगिकी अधिग्रहण की योजना थी, लेकिन भू राजनीतिक कारणों से यह सफल नहीं हुआ। इसके बाद इसरो ने इसे स्वदेशी रूप से विकसित करने का निर्णय लिया। क्रायोजेनिक तकनीक में महारत हासिल करना भारत के लिए भारी उपग्रहों को स्वतंत्र रूप से GTO में लॉन्च करने और विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आवश्यकता थी। 2001 से अब तक GSLV ने 17 लॉन्च किए हैं, जिसकी सफलता दर लगभग 70% है। GSLV मार्क 3, जिसे अब LVM-3 कहा जाता है, GSLV श्रृंखला का सबसे शक्तिशाली, उन्नत और नवीनतम संस्करण है। यह GTO में 4 टन तक और पृथ्वी की निम्न कक्षाओं लियो में 10 टन तक के पेलोड को ले जाने में सक्षम है। इसमें 2S200 सॉलिड बूस्टर, एक LX110 लिक्विड कोर स्टेज और एक C20 क्रायोजेनिक अपर स्टेज शामिल हैं, जिन्हें LPSC ने डिजाइन, विकसित और निर्मित किया है। 2017 से अब तक LVM-3 ने 6 लॉन्च किए हैं, जिसकी सफलता दर 100% है। LVM-3 का उपयोग चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और गगनयान जैसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी मिशनों के लिए किया गया है। LVM-3 की सफलता ने इस महत्वपूर्ण बाधा को पार करने में इसरो की दृढ़ता को दर्शाया है। SSLV और अगली पीढ़ी के यान NGLV और LV। छोटे उपग्रहों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV विकसित किया है, जिसे कम लागत पर और कम टर्नअराउंड समय में छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। 2022 से अब तक SSLV ने 3 लॉन्च किए हैं, जिसकी सफलता दर लगभग 67% है। हालांकि 7 अगस्त 2022 को SSLV D1 मिशन सेंसर की खराबी के कारण असफल रहा, जिससे EOS-02 और आजादी सैट निष्क्रिय हो गए। भविष्य की ओर देखते हुए इसरो एक लागत प्रभावी 3 चरण वाले पुनः प्रयोज्य भारी लिफ्ट वाहन नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV के निर्माण पर विचार कर रहा है, जिसकी GTO में 10 टन की पेलोड क्षमता होगी। इसमें बूस्टर चरणों के लिए सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन, लिक्विड ऑक्सीजन के साथ ईंधन के रूप में परिष्कृत मिट्टी तेल की सुविधा होगी। इसका संभावित उपयोग संचार उपग्रहों, डीप स्पेस मिशनों, भविष्य के
मानव अंतरिक्ष उड़ानों और कार्गो मिशनों के लिए किया जाएगा। प्रोजेक्ट सूर्य नामक एक नया प्रक्षेपण यान विकसित करने की भी योजना है, जो GTO तक 10 टन भार ले जा सकेगा। इसरो पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV तकनीक पर भी काम कर रहा है। भारत ने हाल ही में अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च किया, जिसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेसजन इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। SSLV और NGLV का विकास अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती वाणिज्यिक मांग और भविष्य की महत्वाकांक्षी मिशनों जैसे मानव अंतरिक्ष उड़ान और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए इसरो की रणनीतिक तैयारी को दर्शाता है। पुनः प्रयोज्य रॉकेटों पर जोर लागत प्रभावशीलता के इसरो के दर्शन को आगे बढ़ाता है और अंतरिक्ष मलबे को कम करने के वैश्विक प्रयासों में भी योगदान देता है, जिससे यह तकनीकी नवाचार और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को जोड़ता है। इस तरह इसरो ने अपनी शुरुआती विफलताओं से सीखते हुए रॉकेट प्रौद्योगिकी में महारत हासिल की है और अंतरिक्ष में भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। यह यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे दृढ़ता और नवाचार से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। इसरो की चंद्रमा, मंगल और सूर्य की ओर में जाने की महत्वाकांक्षाओं की जानकारी के लिए वीडियो भाग 3 देखना न भूलें। धन्यवाद।